Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I am going to discuss about political evolution since 1971. ये बेसिकली लेक्चर सीरीज़ है पाकिस्तान अफेयर की. सो लेट्स बिगिन. अब अगर देखा जाए कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एवोल्यूशन जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी, तो वो बेसिकली शुरू हुई थी 1970s में, क्योंकि उस टाइम में फ़र्स्ट टाइम जो थे इलेक्शन प्रॉपरली जो थे वो हुए थे और सबसे पहली दफ़ा इलेक्शन जो थे वो टेक प्लेस हुए थे. और उस टाइम पे बेसिकली जो भुट्टो साहब थे वो आए थे उस इलेक्शन के नतीजे में. लेकिन अगर टाइम लाइन और क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को फॉलो किया जाए तो पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन थी सिंस 1971 वो कैसे हुई, उसके अंदर क्या क्या इश्यूज आए, ठीक है, वो हम सब कुछ इसके अंदर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करते हैं 1971 का, जो कि बेसिकली फॉल ऑफ ढाका है. तो बेसिकली फॉल ऑफ ढाका होता है जो कि बेसिकली पाकिस्तान फेस करता है सेकंड जो वॉर है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो है वो बेसिकली सेकंड वॉर होती है 1971 की, जिसके अंदर इंडिया के साथ पाकिस्तान वॉर करता है, जिसमें फॉल ऑफ ढाका मतलब बांग्लादेश हमसे अलग हो जाता है, ठीक है. और उसके बाद जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर आता है जो इम्पोर्टेंट इवेंट वो 1977 का रिजीम है. ये रिजीम चेंज हो जाती है बेसिकली. पहले जो होता है 1970s के अंदर इलेक्शंस होते हैं, 1971 या 2 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसके नतीजे में भुट्टो साहब आ जाते हैं. उसके बाद वो तकरीबन 4 से 5 साल रहते हैं. उसके बाद 1977 में रिजीम चेंज हो जाती है और उसके नतीजे में ज़िया साहब जो होते हैं वो जो कि मिलिट्री डिक्टेटर होते हैं वो अपना डिक्टेटरशिप लेकर आ जाते हैं और उसके बाद रिजीम चेंज हो जाती है और भुट्टो साहब को जेल में डाल देते हैं, ठीक है, और करप्शन के इल्ज़ाम वगैरह में, ठीक है. 1979 में सोवियत अफगान वॉर होती है जिसके नतीजे में पाकिस्तान 39 बिलियन एड लेता है अमेरिका के से और तकरीबन पाकिस्तान के अपना 110 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता है, ठीक है. और सोवियत अफगान वॉर क्यों हुई थी, ठीक है, ऐसा क्या पर्पस था, ठीक है, ये बेसिकली इसलिए हुई थी क्योंकि उस टाइम पे जो यूएसएसआर है वो अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन करता है और अपनी जो कम्युनिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो इम्पोज करने की कोशिश करता है, और जो कि ये चीज़ यूएसए से बर्दाश्त नहीं होती तो यूएसए जो है वो इस्तेमाल करता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त एक इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है इस रीजन के अंदर. तो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है और कहता है कि आप अपने जिहादी जो हैं वो प्रिपेयर करें और जाके उधर ना वॉर करें. जिहादी वॉर होती है फिर सोवियत अफगान वॉर जिसको कहते हैं 1979 की, जिसके अंदर ऑपरेशन साइक्लोन होता है. ज़िया साहब तकरीबन कोई 30 से 40 बिलियन डॉलर्स लेते हैं, ठीक है, और अमेरिका से, ठीक है, और इसके अंदर वो फंडिंग देता रहता है अमेरिका हमें, और हम लोग तालिबान को या जिहादीज़ को प्रिपेयर करते हैं. उस वक्त वो जिहादीज़ जो होते हैं उनको जिहादीज़ कहा जाता है, तालिबान नहीं कहा जाता. फिर बाद में उन्हीं के अंदर से एक सेक्ट निकल आता है तालिबान का भी, ठीक है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और अमेरिका कहता है कि हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है 35 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है. और इसके नतीजे में क्या होता है कि यूएसएसआर जो है वो वहाँ से डिसमेंटल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है. और 1989 का वहाँ पर एक अकॉर्ड साइन होता है, जेनीवा अकॉर्ड. उसके बाद 1992 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हो जाती है यूएसएसआर की और यूएसए जो है वो बेसिकली कोल्ड वॉर जीत जाता है और एक वर्ल्ड पावर के तौर पर या सुपर पावर के तौर पर सामने उभर कर आता है. ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है जो इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर या पॉलिटिकल एवोल्यूशन के अंदर हमारे पास आता है, जो ज़िया रिजीम के अंदर ही होता है बेसिकली. तो ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन के अंदर आ रहा है और पॉलिटिकल एवोल्यूशन उस वक्त इस तरह से नहीं होती क्योंकि उस वक्त डिक्टेटर रूल होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है और एक मिलिट्री जो है जनरल वो रूल कर रहा होता है इस कंट्री को. 1988 के अंदर ज़िया जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है एक एरोप्लेन के क्रैश के अंदर, ठीक है. और 1979 से लेकर 88 तक इनका सारा रूल होता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम हम कह सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर गुजारा होता है, ठीक है. और उसके बाद 1990s के अंदर बेनज़ीर जो हैं, जो भुट्टो की बेटी हैं, वो आ जाती हैं, उनकी रिजीम शुरू हो जाती है. वो फर्स्ट टाइम अपनी जो है पाकिस्तान के ऊपर रूल करती हैं और फर्स्ट पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं. उसके बाद 1993 के अंदर नवाज शरीफ साहब की रिजीम आ जाती है. 3 साल के बाद बेनज़ीर भुट्टो की जो रिजीम होती है वो ख़त्म हो जाती है. उनकी जो पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो जो अपनी पीपल्स पार्टी को लेकर सामने आती हैं वो 3 साल के लिए हुकूमत करती हैं. 3 साल बाद नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं और वो फर्स्ट टाइम अपनी बारी लेते हैं, ठीक है, और फर्स्ट टाइम रूल करते हैं इस कंट्री को 1993 के अंदर.
फिर आते हैं जी 1996 की तरफ, जो कि बेनज़ीर अगेन सेकंड टाइम बन जाती हैं, बेनज़ीर की रिजीम आ जाती है और अगेन सेकंड टाइम वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और 1997 में अगेन नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस आ जाते हैं। वो 1 साल के लिए आते हैं, उनको दोबारा से हटा दिया जाता है, जिस तरह वो कहते हैं कि भाई असम्बलियाँ जो हैं उनको तहलील कर दिया जाता है, और दोबारा से 1997 में नवाज शरीफ आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब 1998 के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं, और 6 न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं आउट ऑफ 5 जो इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उसके जवाब में, ठीक है। और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन चुका होता है इस वक्त तक। और ये एटॉमिक पावर ये यहाँ पर बता दूं कि पाकिस्तान तब बनता है एटॉमिक पावर जब साइक्लोन ऑपरेशन हो रहा होता है, ज़िया साहब एड ले रहे होते हैं। उस टाइम पे ज़िया साहब जो होते हैं ना, वो साथ साथ इस तरफ भी माइल होते हैं कि पाकिस्तान को इस तरफ लेकर आया जाए एटॉमिक पावर की तरफ, और उसका आधे ज़्यादा पैसा वो इस तरफ लगा रहे होते हैं, ठीक है। और भुट्टो ने भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया होता है, क्योंकि भुट्टो साहब कहते हैं कि वी विल गो हंग्री एंड ईट ग्रास बट वी विल मेक वन ऑफ आवर ओन एटॉमिक बम, ठीक है। तो पाकिस्तान जो है वो भूखा रह सकता है और घास भी खा सकता है, लेकिन पाकिस्तान अपना एटॉमिक बम खुद बनाएगा और लाजमी बनाएगा। तो वो बन चुका होता है और न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं उसके नतीजे में। 2001 में मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, ठीक है। 1998 के बाद उनकी हुकूमत शुरू हो जाती है 1999 या 2000 के करीब। जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब दोबारा आ जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रॉपरली पॉलिटिकल एवोल्यूशन नहीं होती है, क्योंकि डिक्टेटर रूल रहता है, ठीक है। 1971 के बाद 1977 में डिक्टेटर रूल शुरू होता है, 88 में वो ख़त्म होता है, फिर 2000 में दोबारा शुरू हो जाता है और 2010 तक वो डिक्टेटर रूल रहता है, ठीक है। 2008 या 9-10 तक डिक्टेटरशिप दोबारा से रहती है। और 2001 में वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान देते हैं, जिसका सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़िला काउंसिल है, तहसील काउंसिल है, यूनियन काउंसिल है। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान देते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि सबसे पहले जो होगा वो विलेज होगा, विलेज के ऊपर होगा यूनियन काउंसिल के ऊपर होगा तहसील काउंसिल के ऊपर होगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो बेसिकली सबसे नीचे जो होगा वो विलेज होगा, उसको फॉलो करेगा यूनियन काउंसिल उसको रूल करेगा। यूनियन काउंसिल के ऊपर होगा तहसील काउंसिल, जो कि फॉलो रूल करेगा यूनियन के ऊपर, और तहसील के ऊपर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा जो इन सबको रूल करेगा, ठीक है। और बेसिकली उन्होंने डेवोल्यूशन मतलब पावर को डिवाइड कर दिया, एक के पास पावर नहीं थी बल्कि हर एक अपना अपना काम कर दिया। ग्रास रूट लेवल से लोग शुरू होंगे काम करना और ऊपर तक आएंगे, ठीक है। जिसका मकसद जो कि अच्छा मकसद था एक लिहाज से कि डेवोल्यूशन होगी पावर प्लान का, ताकि एक बंदा सिर्फ पावर जो है वो इस्तेमाल ना कर सके। पावर हंगरी उस वक्त टाइम पर बहुत लोग थे। उसके बाद हमारे पास आता है 9/11 का इंसिडेंट, जो कि 2001 के बाद हमारे पास कोई होता है 9/11 जो है, जो कि इसके इम्पॉर्टेंट एक इंसिडेंट है इस टाइम पीरियड का, जो एवोल्यूशन 1971 से शुरू होती है उसके अंदर। तो बेसिकली इस टाइम के अंदर वॉर ऑन टेरर होता है, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो 4 ऑपरेशंस करता है। वॉर ऑन टेरर यही होता है कि बेसिकली ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगी अगली वीडियोस के अंदर भी, कि पाकिस्तान और यूएस का क्या रोल था वॉर ऑन टेरर के अंदर, और 9/11 क्यों हुआ था, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली पेंटागन के ऊपर और जो अमेरिका की मेजर बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी सारे 11 के करीब जहाज़ जो होते हैं वो हाईजैक हो जाते हैं, और उसको नतीजे में तकरीबन 3000 के करीब लोग मर जाते हैं अमेरिका के, और बिल्डिंग्स तबाह हो जाती हैं, ठीक है, वाशिंगटन की भी, बाकी पेंटागन की भी, ठीक है। और इसका इल्ज़ाम जाता है तालिबान के ऊपर, या कहा जाता है कि भाई तालिबान जो है वो यही कर रहे होंगे, या फिर हमारे पास जो दाइश की उनकी मूवमेंट होती है ये सब उन्होंने ही किया होगा, ये सब कुछ टेररिस्ट ने किया, जिसकी वजह से उन्होंने कहना शुरू कर दिया मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, ठीक है। जहाँ से शुरू हो गई ये बात, और ये एक नोशन जो था वो बड़ा ऊपर तक आने लग गया, और उसके नतीजे में अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन हुए जो कि अमेरिका ने किए, जिसमें ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम था, एनाकोडा था, मोश्तरिक था, सेंटिनल था। इसी तरह इराक के अंदर हुए, सीरिया के अंदर हुए। पाकिस्तान ने भी इसके नतीजे में ऑपरेशन किए, क्योंकि पाकिस्तान को कहा गया था अमेरिका की तरफ से आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ठीक है, या तो आप हमारे साथ हैं या आप हमारे खिलाफ हैं। तो मुशर्रफ साहब ने इसके अंदर ऑपरेशन शुरू कर दिए करने, और जिसके अंदर ऑपरेशन राह हक, राह निजात, राह शहादत, रद्दुल फसाद, ये सब ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन ज़रबे अज़ भी हुआ 2014 का, ताकि जो है टेररिस्ट वो हर कंट्री से निकल जाएं, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब हुआ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अपनी एयर बेसिस पाकिस्तान ने अमेरिका को दे दी, और उसके नतीजे में अमेरिका जो है पाकिस्तान की एयर बेसिस इस्तेमाल करके ड्रोन्स अटैक करता रहा, ठीक है। तो ये भी पाकिस्तान के एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। 2010 में जो है प्रॉपरली नई हुकूमत आती है, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब आ जाते हैं। उस टाइम पे PPP दोबारा से ऊपर आ जाती है, और 18वीं तरमीम आती है, जिसमें पाकिस्तान को के अंदर कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है प्रॉपरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन चुका है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल या सेमी प्रेसिडेंशियल नहीं रहा, या सेमी प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री नहीं रहा, बल्कि प्रॉपरली पार्लियामेंट्री बन चुका है, ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट को
टूथलेस टाइगर बना दिया जाता है, उसके पास कोई रोल नहीं होता, सारा का सारा रोल प्राइम मिनिस्टर के पास आ चुका होता है। और सेंटर और प्रोविंस के रिलेशन इसके अंदर बेहतर तरीके से बयान किए जाते हैं कि प्रोविंस जो है उसकी अपनी पावर है, सेंटर की अपनी पावर है। फेडरल जो है वो फेडरल रूल करेगा, प्रोविंसेस को प्रोविंसेस खुद रूल करेंगे, ठीक है। और बाकी लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो अंडर प्रोविंस आ चुकी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो हम आगे 18वीं तरमीम के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आया, इसका क्या पर्पस था। एट द सेम टाइम हमारे पास देखा जाए तो 25वीं तरमीम भी आती है जो कि मई 2018 में आती है, इमरान खान साहब के टाइम पीरियड में आती है। और इसका पर्पज़ ये होता है कि फाटा जो है बेसिकली फाटा को मर्ज कर दिया जाता है केपीके के साथ, ठीक है। और इसके अंदर भी हम लोग ने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, वो भी हम आके डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी का जो मकसद है वो पॉलिटिकल एवोल्यूशन है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन कैसे हुई सिंस 1971 से, कैसे चलता आ रहा है पाकिस्तान। तो बेसिकली ये सारी पॉलिटिकल एवोल्यूशन थी जिस तरह से पाकिस्तान 1971 से सिंस अभी तक जो है वो चलता आ रहा है। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में 8वीं तरमीम आई थी जिसके अंदर पाकिस्तान को कम्प्लीटली प्रेसिडेंशियल सिस्टम बना दिया गया, जिसके अंदर सदारती निज़ाम आ गया, जिसके अंदर मिलिट्री रूल था और मिलिट्री रूलर्स ने बेसिकली इसको 8वीं तरमीम दी थी। 13वीं तरमीम नवाज शरीफ साहब ने दी थी जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान पार्लियामेंट्री सिस्टम है। फिर उसके बाद आती है 17वीं तरमीम जो कि जो मुशर्रफ साहब देते हैं। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि ये अब सेमी हो गया, सेमी पार्लियामेंट या प्रेसिडेंशियल है, ठीक है। तो 18वीं तरमीम उसके कॉन्ट्रडिक्टरी में आती है कि भाई नहीं, अब 18वीं तरमीम आ गई है, उसका मकसद ये था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्योरली पार्लियामेंट के पास ये अख्तियारात हैं सारे, वही रूल करेगा कंट्री को, पीएम जो होगा वो हेड होगा और जो प्रेसिडेंट है उसके पास कम पावर्स होंगी, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो इंस्टेबल एवोल्यूशन क्यों रही है पाकिस्तान की सिंस 1971 के अंदर, तो वो मकसद ये था कि वीक इंस्टीट्यूट थे। और वीक इंस्टीट्यूट क्यों थे? क्योंकि लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप इसलिए नहीं थी क्योंकि एक कोई रूल नहीं कर रहा था, ठीक है, कोई लीडर्स नहीं थे। और या तो जर्नल्स ने रूल किया है, मिलिट्री ने रूल किया है पाकिस्तान को, या फिर प्रॉपरली लीडर्स ने नहीं किया। अगर वीक इंस्टीट्यूट होंगे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा क्योंकि लॉ मेकिंग तो इंस्टीट्यूट ही करते हैं, ठीक है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है जो मैंने बताया क्यों रही है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपरली एक चीज़ एक लीडर्स ने गवर्नमेंट और या पॉलिटिक्स को रूल नहीं किया, बल्कि कभी वो डिक्टेटरशिप आ जाती थी, कभी मिलिट्री रूल इसके साथ लगा हुआ था, डिक्टेटरशिप मिलिट्री रूल आ गया, या तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, एट द सेम टाइम कभी प्रेसिडेंशियल थी, कभी पार्लियामेंट्री थी। इसलिए इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, किसी एक लीडर ने रूल नहीं किया। और अगर एक लीडर करता भी तो भी ये चीज़ हो सकती थी, लेकिन किसी प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, गुड लीडरशिप थी ही नहीं, ठीक है। आफ्टर कायदे आज़म या लियाकत अली खान साहब के बाद कोई भी लीडरशिप जो थी वो प्रॉपर नहीं थी। फॉरेन एड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रही है, ठीक है, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा एड ली है बाकी कंट्रीज़ के जो कि इस्तेमाल की अपने बाकी मकसद के लिए, लेकिन पे बैक प्रॉपरली नहीं कर सकते, जिसकी वजह से डिफ़ॉल्ट की तरफ भी अभी तक पाकिस्तान जा रहा है। तालिबान का क्राइसिस रहा है, ठीक है, और तालिबान का जो क्राइसिस है वो मैंने अभी बताया है कि जो रह चुका है, ठीक है, जो यूएस और पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर के अंदर, ठीक है, और वो क्या क्राइसिस रहा है, ठीक है, अपने जिहादीज बनाए और उसको गुड और बैड तालिबान के अंदर डिवाइड कर दिया और वही वायलेंट तालिबान बन गए। टीटीपी और टीटीए जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान बन गया, ठीक है, और उसके खिलाफ हमने ऑपरेशंस किए, ठीक है, उनके साथ पीस डील्स भी की और उसकी नतीजे में अभी तक जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं हो सके, ठीक है। एट द सेम टाइम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं। ये वो थ्रेट्स होते हैं जो कि बेसिकली ट्रेडिशनल नहीं होते, लेकिन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, वुमेन के ऊपर और या फिर हमारे पास प्रॉपरली डेमोक्रेसी के एवोल्यूशन ना हो, या वाटर के क्राइसिस हों, हाइब्रिड वॉर्स हों, पॉपुलेशन के इशूज़, अनएम्प्लॉयमेंट हो, फूड, टेररिज्म, एथनिक, ये सब इशूज़ जो होते हैं ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप वॉर्स वगैरह करके इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि इनको आप सॉल्व कर सकते हो किसी सिक्योरिटी डायनामिक्स को बेहतर करके, ठीक है, या हमारे पास जो इंस्टीट्यूट उनको बेहतर करके, ताकि वो उस चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।